नहीं। मेरा नाम विकास अग्रवाल, मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा और फिजिक्स में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, वेक्टर। बहुत सारी बुक्स में पहले मोशन इन वन डायमेंशन रहता है, फिर मोशन इन टू डायमेंशन रहता है, फिर वेक्टर की बातें होती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं सबसे पहले वेक्टर ही पढ़ाना पसंद करता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में बिना वेक्टर के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है कि वेक्टर के से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में ना पूछें, लेकिन बिना वेक्टर के हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो बिना वेक्टर के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारे लिए वेक्टर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वेक्टर, देखते हैं। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि दो तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। तो देखें, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? एक सिंपल से अगर हम टर्म में बात करें, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, तो नॉर्मली फिजिक्स में जो क्वांटिटी यूज होंगी वो क्या कहलाएंगी, फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारे 12th लेवल तक हमें दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड, वो क्या कहलाता है, स्केलर। सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर है तो क्या होगा, स्केलर। और अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी हो, किसी क्वांटिटी में अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, तो ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है, वेक्टर। अब तुम पूछोगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो देखते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। जैसे हमने बोला कि किसी बॉडी का मास 50 केजी है, तो 50 केजी जो है वो कहलाएगा मास का मैग्नीट्यूड। अगर हमने कहा कि किसी बॉडी का टेम्परेचर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये 108 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाएगा क्या, टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड। अगर हमने कहा कि किसी कार की वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 60 किलोमीटर पर आवर क्या कहलाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो 10 न्यूटन क्या कहलाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो 10 न्यूटन क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड। ये 60 किलोमीटर पर आवर क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये 108 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड। तो क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों को कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाएंगी, स्केलर। और ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी, वेक्टर। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे कि मास हुआ, मास, फोर्स, टेम्परेचर, तुम देख सकते हो टेम्परेचर, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज में से कुछ क्वांटिटी जो है वो क्या है, स्केलर, और कुछ क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर। क्या कहते हो तुम मास के बारे में, मास क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है? मास क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है? सोचो तुम, बोलो बोलो बोलो, मास क्या है, स्केलर की वेक्टर? बिल्कुल सही आपने कहा कि मास क्या है, स्केलर। मास होता क्या है, जिसको हम लोग वेट कहते हैं ना, वेट, कि मेरा वेट 60 केजी है, मेरा वेट 100 केजी है, मेरा वेट 90 केजी, हम लोग गलत कहते हैं। हमें उसको वेट ना कह के हमें क्या बोलना चाहिए, मास। कि अरे मेरा वेट तो बढ़ गया, मेरा वेट बढ़कर 60 केजी हो गया, हम लोग गलत कहते हैं। हमें कहना चाहिए कि हमारा मास जो है वो कितना है, 60 केजी। तो ठीक है, तो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, डेली लाइफ में तुम उसको वेट बोलो, लेकिन हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे तो जिसको तुम लोग वेट कहते हो वो वेट नहीं, वो एक्चुअल में क्या होता है, मास। हाँ, तो मैंने पूछा कि मास क्या है, स्केलर है कि वेक्टर? बिल्कुल सही, मास क्या है, स्केलर। हाँ हाँ, अरे हाँ बिल्कुल, मास क्या है, स्केलर। क्या तुम लोगों ने कभी अपना मास नापा है? अच्छा, तुम लोगों ने क्या अभी अपना वेट नापा है, वेट? अरे वेट, वेट ही तो क्या हुआ, मास। क्या तुम लोगों ने कभी अपना वेट मतलब क्या मास नापा है? बिल्कुल नापा होगा। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अपना मास नापा आज, अरे आज तो मेरा मास 70 केजी हो गया, टुवर्ड्स ईस्ट। कल नॉर्थ था, आज ईस्ट हो गया। नॉर्थ हो तो अच्छा होता, ईस्ट हो गया, गड़बड़ हो गया। कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि मास के अंदर कभी कोई डायरेक्शन नहीं होगा। मास के अंदर सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड। तो मास क्या हुआ, स्केलर। बिल्कुल, तो जो मास है वो क्या है, स्केलर। क्या कहते हो तुम टेम्परेचर के बारे में? टेम्परेचर क्या है, स्केलर है कि वेक्टर? बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम लोग, बिल्कुल सही सोच रहे हो, टेम्परेचर क्या है, स्केलर। हाँ हाँ, अरे अरे, क्या कभी तुम्हें कहीं बुखार हुआ है? अरे कहीं बुखार हुआ, कभी फीवर हुआ होगा। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि मान लो थर्मामीटर है, थर्मामीटर तुमने मुंह में घुसाया और बाहर निकाला, अरे आज तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट। कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं। तुम्हारा टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री, तो 200 डिग्री, जो भी 300 डिग्री, लेकिन उससे कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो टेम्परेचर क्या है, स्केलर। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी क्या है, स्केलर। मास क्या है, स्केलर। टेम्परेचर क्या है, स्केलर।
वर्क क्या है स्केलर, पावर क्या है, देखो तुम लिखा भी हुआ यहाँ पे, तुम नीचे देख सकते हो कि स्केलर में मास क्या है स्केलर, टेम्परेचर क्या है स्केलर, वर्क क्या है स्केलर, पावर क्या है स्केलर, एनर्जी क्या है स्केलर, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी है जो कि क्या है स्केलर। अब बताओ तुम क्या कहते हो फोर्स के बारे में, फोर्स के बारे में तुम क्या कहते हो, फोर्स क्या है स्केलर है कि वेक्टर है? फोर्स स्केलर की वेक्टर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, फोर्स क्या है वेक्टर। मान लो किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो किसी बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया कितना 10 न्यूटन का। तो अगर मान लो मैंने इधर देखें, अगर मैं किसी बॉडी को धक्का दे रहा हूं, मैं किसी बॉडी फोर्स लगा रहा हूं, कितना फोर्स लगाया मैं 2 न्यूटन का, और किधर लगाया, मान लो इस तरफ लगाया, तो 10 न्यूटन क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया उसका डायरेक्शन। मान लो मैं फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ 10 न्यूटन, डायरेक्शन क्या हुआ ईस्ट। तो फोर्स क्या है वेक्टर, फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड भी है एग्जांपल पे 10 न्यूटन और डायरेक्शन भी है ईस्ट, तो फोर्स क्या है वेक्टर। मान लो मैं वेलोसिटी की बात करूं, तुम क्या कहते हो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी स्केलर है कि वेक्टर है? बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम लोग, वेलोसिटी क्या है वेक्टर। मान लो रोड पे कार जा रही है, वो कार की वेलोसिटी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो कार की वेलोसिटी कितनी हुई 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ 60 और डायरेक्शन क्या हुआ इसका नॉर्थ। तो बिल्कुल फोर्स भी क्या है वेक्टर, वेलोसिटी भी क्या है वेक्टर, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी जो है वो क्या है वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख लो मास, टेम्परेचर सब स्केलर था, फोर्स हुआ, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी जो है वो क्या है वेक्टर। अच्छा, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों को क्लास नोट्स भी बनाना है, तो क्लास नोट्स कैसे बनाओगे, आप लोग वीडियो को पॉज करोगे, वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोग क्लास नोट्स बनाओगे। जैसे कि आपको ये लिखना था, आपको ये लिखना है, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी ये आपको लिखना है, तो मैं लिखने का आपको टाइम नहीं दे रहा, ठीक है, तो आप लिखोगे कैसे, फिर वीडियो को पॉज करेंगे और फिर इसको आप लोग अपनी कॉपी पे लिखेंगे। ठीक है, तो सब कुछ आपको नोट्स प्रॉपरली बनाना है। आप ये मानो आप इस तरह से पढ़ाई करो जैसे कि आप घर पे नहीं बैठे हो, आप क्लासरूम में बैठे हो, सामने टीचर है, इस तरह से बिहेव करोगे। और जब भी आप कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे तो आपको ये फील अपने आप को तुम बोलोगे कि तुम क्लासरूम में बैठे हो और सामने टीचर तुमको एकदम सामने लाइव पढ़ा रहा है, ये सोच के आप बैठोगे, तभी तुमको पढ़ने में मजा आएगा, तभी तुम अच्छे से सिंसियरली तुम क्लास को अटेंड कर पाओगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इमेजिन करना कि तुम क्लास में बैठे हुए हो। हाँ, और जो भी नोट्स बनाना बहुत प्रॉपर है, कॉपी किताब लेके बैठे, कॉपी लेके बैठेंगे, पेन लेके बैठेंगे और प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे, पॉज करके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, और स्पीड फास्ट होनी चाहिए लिखने की, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम बर्बाद कर रहे हैं लिखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके वेक्टर के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। अभी वेक्टर के लॉज क्या है, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे वेक्टर के लॉज, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके वेक्टर के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ अ क्वांटिटी इज वेक्टर, क्या लिखा है, इफ पढ़ो यहाँ पे, इफ अ क्वांटिटी इज वेक्टर देन इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर वो क्वांटिटी वेक्टर है देन इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रही, इसका मतलब कंफर्म है कि क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसको वेक्टर के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पढ़ेंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एक अलग लॉ है, मतलब कि वेक्टर को जोड़ने का अपना एक अलग तरीका होता है, वेक्टर को नॉर्मल तरीके से नहीं जोड़ सकते, वो कहलाता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। हम लोग थर्ड क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उसमें देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि वेक्टर को जोड़ने का अपना एक अलग तरीका होता है, उसको नॉर्मल तरीके से जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, मैं उसका एक एग्जांपल आप लोग को दिखाऊंगा तुरंत। पहले तुम ये बताओ, अगर मैंने कहा कि दो लोग मिलकर ये दिए, दो लोग मिलकर ये दिए, तो मिलना मतलब क्या होता है, ऐड करना कि सब्ट्रैक्ट करना, बोलो बोलो, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना, बिल्कुल सही बोला आपने, ऐड करना। हाँ हाँ, रिस्पॉन्स क्या करो तुम कहोगे, मैं रिस्पॉन्स, मैंने पूछा कि मिलना मतलब ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, तुम सोचोगे क्या रिस्पॉन्स करना है, मैं तो रूम में बैठा हूँ, घर में बैठा हूँ, कोई मेरी बात क्या सुनेगा। नहीं, तुमको रिस्पॉन्स करना, तुम्हें बोलना है ऐड करना, तभी मजा आएगा तुमको, तभी तुमको फीलिंग आएगी क्लास की। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि दो लोग मिलकर क्या देंगे, इसका मतलब क्या होता है ऐड करना, बिल्कुल सही। चलो ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाता हूँ, इसको इसकी बात करो। तुम यहाँ पे देखो, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स चलो मैं लगा रहा हूं 5 न्यूटन का टुवर्ड्स राइट, एक फोर्स तुम लगा रहे हो 5 न्यूटन का टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इस बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है, एक मैं लगाया 5 राइट, एक तुम लगाए 5 लेफ्ट। जल्दी फटाफट बताओ, दोनों मिलकर क्या देंगे, दोनों फोर्स मिलकर क्या देंगे,
हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। दोनों फोर्स मिलकर क्या देंगे? 0। 5 इधर 5 इधर, दोनों फोर्स मिलकर क्या देंगे? 0। बिल्कुल सही बोला। तुम ये बताओ, बिल्कुल सही है। अब तुम बताओ कि हमने यहाँ पे क्या किया है? दोनों फोर्स को ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है? जल्दी बोलो, हमने यहाँ पे दोनों फोर्स को ऐड किया है कि सब्ट्रैक्ट किया है? फोर्स वेक्टर है, बताओ जल्दी बोलो, ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया है? नहीं नहीं नहीं, हमने इनको सब्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं किया है, हमने इसको ऐड किया है। 5 और 5 ऐड किया है, तब जाके आंसर क्या मिला? 0। तुमको अरे 5 और 5 0 दे दिए, ये कैसे? बिल्कुल ऐसे, क्योंकि फोर्स क्या है? वेक्टर। अभी मैंने कहा कि वेक्टर को नॉर्मल तरीके से नहीं जोड़ सकते, वेक्टर को जोड़ने का अपना एक अलग तरीका होता है, कहलाता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और ये हमने ऐड किया तो क्या मिला है? 0। चलो ठीक है, अभी मैंने आपसे पूछा कि फोर्स और फोर्स मिलकर क्या देंगे, तो आप ही लोगों ने क्या बोला? 0। उसके पहले मैंने पूछा था कि मिलना मतलब क्या होता है, तो आप ही लोगों ने कहा था कि मिलने का मतलब होता है ऐड करना। मिलने का मतलब होता है ऐड करना, तो मैंने क्या बोला? 5 और 5 मिलकर क्या देंगे? तुमने क्या बोला? 0। और मिलना मतलब ऐड करना, तो प्रूफ होता है कि 5 और 5 ऐड होकर क्या देंगे? 0। बिल्कुल सही है। और तुमको एक बात और अच्छी समझ में आएगी जब हम पढ़ेंगे 2 क्लास के बाद, 3rd क्लास में जब पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तुमको और क्लियर होगा कि 5 और 5 मिलकर ये 0 कैसे देंगे। तो इस एग्जांपल से प्रूफ होता है कि फोर्स को नॉर्मल तरीके से ऐड नहीं कर सकते। अगर नॉर्मल तरीके से ऐड करते तो इसका आंसर कितना आता? 10। लेकिन 10 आने की बजाय कितना है? 0। इसका मतलब फोर्स जो है वो एक अलग तरीके से ऐड होगा, वो पढ़ेंगे हम लोग, वो कहलाता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, फोर्स वेक्टर है। चलो अभी तुम ये बताओ, कोई वायर है और इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। मान लो इस वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है वो 5 एम्पियर है। इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही, और मान लो कितनी फ्लो कर रही? 5 एम्पियर। तो इस करंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 5 एम्पियर। और डायरेक्शन किधर हुआ? टुवर्ड्स राइट है। मान लो मैग्नीट्यूड कितना है? 5 एम्पियर। डायरेक्शन किधर है? राइट। क्या कहते हो तुम? तुम्हें क्या लग रहा है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर है कि वेक्टर? इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है कि वेक्टर? लग तो रहा है कि ये वेक्टर है। मैग्नीट्यूड कितना है? 5। डायरेक्शन क्या है? राइट। तो ऐसा फील हो रहा है कि ये क्या है? वेक्टर, जबकि ये वेक्टर नहीं है। ये वेक्टर नहीं, अभी दिखाता हूं कि वेक्टर नहीं है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी डायरेक्शन भी ऐसा फील हो रहा है कि डायरेक्शन भी है, इसके बावजूद भी ये स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है। कैसे दिखाता हूं? चलो मान लो 2 वायर है, 2 वायर, एक वायर मान लो ये है और एक वायर ये है। दोनों वायर में करंट कितनी? 5 एम्पियर। एक वायर में करंट जो है वो 5 एम्पियर राइट है और एक वायर में करंट जो है वो 5 एम्पियर लेफ्ट है। हम लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 2 वायर में करंट है, इधर कितनी करंट आई? 5 एम्पियर, और इधर करंट कितनी आई? 5 एम्पियर। तो ये 5 और 5 मिलकर क्या देंगे? 10 एम्पियर। ये 5 और 5 मिलकर 0 नहीं देंगे, ये 5 और 5 मिलकर जो देंगे वो क्या देंगे? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर देने का मतलब बताओ तुम, ये किस तरीके से ऐड हुआ? नॉर्मल तरीके से ऐड हुआ कि वेक्टर के तरीके से ऐड हुआ? बोलो। हाँ, नॉर्मल तरीके से ऐड हुआ। अगर वेक्टर के तरीके से ऐड होता तो 5 और 5 मिलकर क्या देता? 0। लेकिन 0 नहीं, क्या मिला? 10। तो कंफर्म होता है कि ये वेक्टर के तरीके से ऐड नहीं हुआ है, नॉर्मल तरीके से ऐड हुआ है। नॉर्मल तरीके से ऐड हुआ है मतलब इसने वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं किया, और वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं किया इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं, क्या है? स्केलर। टोटल कितना आ गया? 0 नहीं आया, कितना आया? 10। इसका मतलब नॉर्मल तरीके से जुड़ा है, वेक्टर के तरीके से नहीं जुड़ा है। क्या लिखा है? सो करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा। सो करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वेक्टर को सिंबल। वेक्टर का सिंबल क्या होता है? किसी वेक्टर को अगर हमें दिखाना है तो उसको मान लो कोई वेक्टर ए है, अगर हमें इसको दिखाना है कि ये वेक्टर है तो उसके पे एक छोटा सा एरो लगा देते हैं, छोटा सा एरो। उस एरो से क्लियर हो जाता है कि ये क्वांटिटी जो है वो कैसी है? वेक्टर। ये क्वांटिटी वेक्टर है। ठीक है, तो ये देखो, ये सिंबल बना हुआ है। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? वेक्टर ए। ये क्या लिखा हुआ है? वेक्टर ए। जैसे फोर्स, फोर्स को हम लोग एफ से दिखाते हैं। यहाँ तुम देख लो, फोर्स को हम लोग किसे दिखाते हैं? एफ से। एफ के ऊपर एक छोटा सा एरो बना दिया, मतलब फोर्स क्या है? वेक्टर। वेलोसिटी को हम लोग किसे दिखाते हैं? वी से। वेलोसिटी को वी से दिखाते हैं, वी के ऊपर एरो छोटा सा दिखा दिया, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। तो एरो बनाने से क्लियर हो जाता है कि वो क्वांटिटी क्या है? वेक्टर। और जैसा कि अभी पहले बात हुई कि किसी वेक्टर के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। तो वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा? वेक्टर।
ठीक है, तो देखते हैं कि वेक्टर का सिंबल क्या होगा, मैग्नीट्यूड का सिंबल क्या होगा और डायरेक्शन का सिंबल क्या होगा। ठीक है, तो जो वेक्टर का सिंबल है, अभी जैसा मैंने आप लोग को बताया कि ये सिंबल किसका है, ये सिंबल किसका है, वेक्टर का। अगर वेक्टर के दोनों तरफ मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, वेक्टर के दोनों तरफ मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये सिंबल किसका हो जाता है, मैग्नीट्यूड का। और अगर ए के ऊपर मैं टोपी पहना दूं, ए कैप, सही सुना, ए कैप, तो ये किसका सिंबल है, डायरेक्शन का। ये सिंबल किसका, वेक्टर का। ये सिंबल किसका, मैग्नीट्यूड का। और ये सिंबल किसका, डायरेक्शन का। तो देखो, ये सिंबल मैग्नीट्यूड का, ये सिंबल डायरेक्शन का, और दोनों सिंबल को मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया, वेक्टर, वेक्टर मिल गया। ठीक है, तो क्लियर है कि वेक्टर ए के अंदर क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या मिल गया, वेक्टर। हाँ, ए कैप, ए कैप को मैंने क्या बोला है, डायरेक्शन। ए का डायरेक्शन, ए कैप को मैंने क्या बोला, ए का डायरेक्शन, जबकि इसका एक्चुअल नाम ए का डायरेक्शन ना हो कि इसका नाम है ए का यूनिट वेक्टर। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुना करो, ए कैप मतलब ए का यूनिट वेक्टर। तो इसका नाम डायरेक्शन, इस ए कैप का नाम डायरेक्शन नहीं है, इस ए कैप का नाम क्या है, यूनिट वेक्टर। लेकिन नाम यूनिट वेक्टर है, लेकिन काम वही है, डायरेक्शन बताना। फिर से बोल रहा हूं, ए कैप का नाम क्या है, यूनिट वेक्टर, लेकिन काम क्या होगा, वेक्टर के डायरेक्शन को बताना। ठीक है, तो देखो फिर से फटाफट देखो, ये क्या है, ये सिंबल किसका है, वेक्टर ए का। ये सिंबल किसका है, पढ़ लो फटाफट, पढ़ दो क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक, और ये देखो, ये सिंबल क्या लिखा है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। लेकिन समझाने के लिए मैंने पहले तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बोला, लेकिन अब मैं इसको हटा रहा हूं, इसको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बोलने की बजाय देखो तो नीचे क्या लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ए कैप क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो याद रखना, यूनिट वेक्टर का नाम तो यूनिट वेक्टर है, लेकिन काम उसी वेक्टर की डायरेक्शन को बताना है। अभी मैं एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा कि कैसे यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताएगा, एकदम अभी क्लियर होगा। लेकिन उसके पहले बात करते हैं हम लोग एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की और जेड एक्सिस की। आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हो कि एक्स को मैंने किधर दिखाया, राइट, वाई को मैंने किधर दिखाया, ऊपर, तो जेड किधर होगा, जेड। जेड आपके स्क्रीन के बाहर है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड। जेड दिखाते इधर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेड जो है वो डायगनली कॉर्नर पे है, जेड नीचे की तरफ है, कॉर्नर की तरफ है, ऐसा नहीं, दिखाते ऐसे ही, दिखाने का तरीका सही दिखाया है। लेकिन इस जो मैंने जेड दिखाया है, इस जेड का मतलब होता है कि जेड किधर है, स्क्रीन के बाहर है। एक्स किधर है, राइट, इस फिगर में एक्स राइट है, वाई ऊपर है, और जेड किधर है, स्क्रीन के बाहर। आगे चल के हम लोग बाद में देखेंगे कि एक्स को मैं ऊपर भी दिखा सकता हूं, वाई को मैं लेफ्ट भी दिखा सकता हूं, लेकिन वो सब बाद में देखेंगे। अभी तो फिलहाल इस फिगर में तुम देखो, एक्स किधर है, राइट, वाई किधर है, ऊपर, और जेड बोर्ड के अंदर नहीं है, जेड बोर्ड के बाहर है और इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। तो ये राइट, इस फिगर में राइट डायरेक्शन क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन, वाई क्या हो गया, वाई अपवर्ड क्या है, वाई, और जो आउटवर्ड है बाहर की तरफ वो क्या है, जेड। अब मैं बात कर रहा हूं यूनिट वेक्टर की, आई कैप, जे कैप और के कैप। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 3 यूनिट वेक्टर है, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि 3 यूनिट वेक्टर है, एक आई कैप है, एक जे कैप है और के कैप है। आई कैप कहलाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स डायरेक्शन, मतलब आगे से कभी भी आई कैप लिखा है इसका मतलब क्या होगा, एक्स डायरेक्शन। कभी भी जे कैप लिखा है इसका मतलब क्या होगा, वाई डायरेक्शन। कभी भी के कैप लिखा है इसका मतलब क्या होगा, जेड डायरेक्शन। आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन, जे कैप का मतलब वाई डायरेक्शन और के कैप का मतलब जेड डायरेक्शन। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, तीनों के तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर, और तीनों के तीनों अलग अलग डायरेक्शन को बता रहे हैं, कोई एक्स, कोई वाई, कोई जेड। सिमिलरली माइनस आई कैप भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर। जैसे आई कैप यूनिट वेक्टर है, वैसे माइनस आई कैप, माइनस जे कैप और माइनस के कैप, ये तीनों के तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर। और जो माइनस आई कैप है वो क्या शो करेगा, माइनस एक्स डायरेक्शन, माइनस वाई डायरेक्शन और माइनस जेड डायरेक्शन। जैसे इस फिगर में, सामने जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, उस फिगर में एक्स किधर है, राइट, तो माइनस एक्स किधर होगा, लेफ्ट। वाई किधर है, ऊपर, तो माइनस वाई किधर होगा, नीचे। जेड स्क्रीन के बाहर है, तो माइनस जेड किधर होगा, स्क्रीन के अंदर। तो माइनस, अगर मैंने बोला माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप का मतलब किधर हुआ,
माइनस जे कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कौन सा डायरेक्शन शो करेगा, माइनस वाई डायरेक्शन को शो करेगा। जैसे कि तुम इस इन इमेज में तुम देख सकते हो, तुम तीन इमेज, तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। तुम देख सकते हो यहाँ पे एक्स किधर दिखाया मैंने, राइट, एक्स किधर दिखाया गया है, राइट, वाई किधर दिखाया है, ऊपर, जेड किधर है, स्क्रीन के बाहर, तीनों फिगर में। यहाँ इस चलो इस लास्ट वाले फिगर को देखो, एक्स किधर है, राइट, माइनस एक्स किधर है, लेफ्ट, वाई किधर है, ऊपर, तो माइनस वाई किधर है, नीचे, जेड किधर है, स्क्रीन के बाहर, तो माइनस जेड किधर है, स्क्रीन के अंदर, ठीक है, वही चीज, ठीक है। अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं और चीजें क्लियर होंगी। मान लो कि मैंने कहा कि फोर्स जो है वो कितना है, 12 आई कैप न्यूटन। मान लो किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है 12 आई कैप न्यूटन, बताओ इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हुआ। बिल्कुल सही, 12 न्यूटन। इस फोर्स का यूनिट वेक्टर क्या है, बिल्कुल सही, आई कैप। इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल सही, एक्स डायरेक्शन। तो अगर फोर्स 12 आई कैप है, फोर्स अगर 12 आई कैप है, इसका मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 12 न्यूटन। यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स क्या है, आई कैप। हाँ, अरे फोर्स क्या है, 12 इंटू आई कैप, तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ 12, और यूनिट वेक्टर क्या हुआ, आई कैप। अगर यूनिट वेक्टर आई कैप है तो इस फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ, एक्स। देखो मैग्नीट्यूड कितना हो गया 12, यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, और डायरेक्शन क्या है, एक्स। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन को बताना, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बता दिया। यहाँ पे फोर्स का यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन जो हुआ वो क्या हुआ, एक्स डायरेक्शन। ऐसे ही चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो किसी कार की वेलोसिटी 60 जे मीटर पर सेकंड है, 60 जे कैप, तो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, बोलो। सही है 60। इसका यूनिट वेक्टर क्या है, सही है, जे कैप, और इसका डायरेक्शन क्या है, वाई डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड 60, यूनिट वेक्टर जे कैप, और डायरेक्शन क्या है, वाई डायरेक्शन। समझ गए। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर काम होगा डायरेक्शन को बताना, ठीक। चलो अब आगे एक नई बात करते हैं। तुम लोग कभी भी मान लो एक 10 सेकंड का 20 सेकंड का अगर रेस्ट लेना हो, तुम वीडियो को पॉज कर सकते हो, बस 8-10 सेकंड का, ऐसा नहीं कि 15 मिनट का ब्रेक ले लो, नहीं। कोई भी एक लेक्चर को कंटिन्यूअस पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, लंबा ब्रेक नहीं लेना है। आगे बढ़े। अब देखेंगे हम लोग कि कैसे किसी वेक्टर को ग्राफ में दिखाया जाए। किसी वेक्टर को ग्राफ में दिखाना कहलाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कि कैसे किसी वेक्टर को ग्राफ में दिखाया जाए। अगर किसी वेक्टर को ग्राफ में दिखाना है हम लोग को, मान लो कि ये वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए को हमें ग्राफ में दिखाना है, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, तो इसको दिखाएंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन से, एरो के साथ। किसी वेक्टर को ग्राफ में दिखाना तो उसको हम दिखाएंगे स्ट्रेट लाइन से, एरो के साथ। जैसे ये दिखा दिया मैंने, तुम देखो स्ट्रेट लाइन से दिखाया एरो के साथ, जिधर उसका एरो होगा वो कहलाएगा उस वेक्टर का हेड, और पीछे वाला पोर्शन कहलाएगा इसका टेल। हेड, इस वेक्टर का हेड और ये टेल। इस वेक्टर की जो लंबाई होगी वो बताएगी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैंने कहा कि इस वेक्टर की जो लंबाई होगी वो क्या बताएगा, इसका मैग्नीट्यूड। तुम कहोगे अरे ऐसे कैसे, लंबाई मैग्नीट्यूड कैसे बता देगी, तो अभी मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, पेशेंस रखो। अभी मैं आगे एक एग्जांपल कराऊंगा, उस एग्जांपल से तुम्हें क्लियर होगा कि कैसे किसी वेक्टर की लंबाई उसके मैग्नीट्यूड को बताएगी, ठीक है। तो वेक्टर, इस वेक्टर की जो लंबाई है वो क्या बताएगी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कैसे भी आगे क्लियर होगा। और इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, अरे जिधर एरो है दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, ये क्या है, ये क्या, ये क्या शो कर रहा है, इस वेक्टर का डायरेक्शन। बिल्कुल, जिधर एरो है वही तो क्या दे होगा, इसका डायरेक्शन। देखो क्या लिखा है, लेंथ ऑफ अ वेक्टर गिव्स इट्स मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ अ वेक्टर गिव्स इट्स मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर की जो लंबाई होगी वो क्या देगा, इसका मैग्नीट्यूड। सब कुछ आपको अपनी कॉपी पे लिखना है, वीडियो को पॉज वगैरह करके लिख लेंगे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ अ वेक्टर गिव्स इट्स मैग्नीट्यूड। तो चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल से एकदम क्लियर होगा कि मैं बेसिकली कहना क्या चाहता हूं। ये देखो मैंने ग्राफ लिया, ये मान लो कि ये ग्राफ है, ये एक ग्राफ है। हमें इस ग्राफ में इस फोर्स को ड्रॉ करना है। हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, वेक्टर। तो हमें इस वेक्टर को इस ग्राफ में दिखाना है।
वेक्टर को ग्राफ में दिखाना कहलाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये फोर्स जो कि वेक्टर है, हमें इसको ग्राफ में दिखाना है। चलो ग्राफ में दिखाते हैं। ये फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 12 न्यूटन और उसका डायरेक्शन किधर है नॉर्थ। हमें इस फोर्स को ग्राफ में दिखाना है। चलो दिखाते हैं, कैसे दिखाएंगे। तो दिखाने से पहले हम लोग इसकी स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब इसका कि इस ग्राफ में 1 न्यूटन का मतलब क्या निकाला जाना चाहिए 1 सेंटीमीटर। 1 न्यूटन मतलब 1 सेंटीमीटर, ठीक। और फिर इस ग्राफ में मैं डायरेक्शन भी शो करूंगा। मैं दिखाऊंगा इस डायरेक्शन को ईस्ट कहेंगे, इसको वेस्ट कहेंगे, इसको नॉर्थ, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे साउथ। तो यहाँ पे 4 डायरेक्शन हो गए, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। चलो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तुमने मन ही मन सोच लिया होगा कि ग्राफ क्या है। चलो मैं ड्रॉ करता हूं। तुम सोच लिए? बहुत अच्छे। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये फोर्स क्या है 12 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर, 12 न्यूटन 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर की मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। 12 सेंटीमीटर की मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। क्या मैंने सही किया? 12 सेंटीमीटर की मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। क्या मैंने सही किया? बिल्कुल नहीं। डायरेक्शन भी तो देखना है। डायरेक्शन क्या है नॉर्थ, और ये नॉर्थ मैंने किधर दिखाया है ऊपर की तरफ। तो फिर मैंने ये 12 सेंटीमीटर की मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ की। बोलो अब सही है? बिल्कुल सही है। तो 12 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की, एरो किधर दिखाया ऊपर, ऊपर किधर है नॉर्थ। बस हो गया, यही है बस। हाँ हाँ यही तो है, यही कहलाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वेक्टर। हो गया, अब तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक। अच्छा तुम ये बताओ, मान लो कि किसी के सामने मैं ये ग्राफ लेके आ जाऊं और इसको नहीं पता है कि यहाँ फोर्स कितना है, नहीं पता। जिसके सामने मैं ग्राफ लेके आया उसको नहीं पता कि यहाँ पर ये फोर्स कितना है, नहीं पता। ये लिखा हुआ है 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, डायरेक्शन बनाया गया है और एक ग्राफ भी बना है। तीनों चीज बनी हुई है। तीनों चीज मैं तुम्हारे पास लेके आया। तुम्हें नहीं पता है कि फोर्स, तुम्हें नहीं पता ये फोर्स कितना है और किधर है, तुम्हें नहीं पता, बस ये ग्राफ तुम्हें दिख रहा है। ये ग्राफ लेके आया और एक स्केल लेके आया, स्केल जिससे कि तुम इसकी लंबाई नाप सको। तो क्या तुम लंबाई नाप कर तुम क्या बता पाओगे कि इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? और ग्राफ देख के क्या तुम बता पाओगे इसका डायरेक्शन क्या है? स्केल से लंबाई नाप के क्या तुम इसका मैग्नीट्यूड बता पाओगे? बिल्कुल बताओगे। स्केल लोगे, इसकी लंबाई नापोगे, तुम देखोगे स्केल के अंदर इस स्केल में इसकी लंबाई क्या आएगी 12 सेंटीमीटर आएगी। हाँ हाँ लेंथ नापोगे तो क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। तो फिर तुम यहां देखोगे क्या लिखा है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन। तो 12 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया 12 न्यूटन। तो तुमने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, कितना 12 न्यूटन। फिर तुम देखोगे डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर है ऊपर, और ऊपर क्या है नॉर्थ, दिख रहा है कि ऊपर क्या है नॉर्थ, 12 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। ये आंसर आ गया। तो तुम देखो कि इस वेक्टर की लंबाई नाप कर तुमने क्या निकाल लिया इसका मैग्नीट्यूड। तो वही मैं समझाना चाहता था कि किसी वेक्टर की लंबाई क्या देगा उसका मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर की लंबाई वो देगा उसका मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हमने इसकी लंबाई मतलब इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। समझ गए? तो क्लियर होता है कि लंबाई नापने से क्या निकल जाएगा मैग्नीट्यूड। आगे बढ़ू, ठीक है। चलो ये देखो, ये देखो आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा एक वेक्टर ए। ये वेक्टर ए, अगर इस वेक्टर को मैं रोटेट कर दूं, इस वेक्टर को मैं रोटेट कर दूं, तुम क्या कहते हो ये वेक्टर रोटेट करने के बाद ये वेक्टर वही रहेगा या बदल जाएगा? क्या कहते हो तुम बताओ, रोटेट करने के बाद ये वेक्टर वही रहेगा बदल जाएगा? बोलो बोलो। तुम मान लो कि मैं अंतर्यामी हूं, तुम वहां से बोलोगे मुझे आवाज सुनाई दे जाएगी। हाँ बताओ, वेक्टर को रोटेट करने से वेक्टर वही रहेगा बदल जाएगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो, बदल जाएगा। ठीक है, तुम ये बताओ क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदलेगा? बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्यों? देखो इस पेन को तो देखो तुम, जब किसी वेक्टर को रोटेट करेंगे तो रोटेट करने से उस वेक्टर की लंबाई नहीं बदलेगी, और रोटेट करने से अगर लंबाई नहीं बदलेगी तो मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। तो रोटेट करने से लंबाई नहीं बदली तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन डायरेक्शन बदल गया, पहले डायरेक्शन किधर था ऊपर की तरफ, अब नीचे की तरफ हो गया, और डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर जो है वो बदल गया। क्यों?
कि वेक्टर के अंदर सिर्फ अकेला मैग्नीट्यूड तो है नहीं, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड तो नहीं बदला लेकिन डायरेक्शन बदल गया, और डायरेक्शन बदल गया इसका मतलब कि जो वेक्टर है वो बदल गया। तो कंफर्म होता है कि वेक्टर को रोटेट करने से वेक्टर में बदलाव आएगा, मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा लेकिन डायरेक्शन बदल गया, इसलिए वेक्टर बदल जाएगा। ठीक, अब बताओ, अगर इस वेक्टर को मैं रोटेट नहीं कर रहा, उसको मैं इसी के पैरेलल शिफ्ट कर दे रहा हूं। सामने देखो, मेरी तरफ मान लो कि ये वेक्टर ए है और उसको मैं रोटेट नहीं कर रहा हूं, इस वेक्टर को मैं इसी के पैरेलल शिफ्ट कर दे रहा हूं, इसके पैरेलल मैं शिफ्ट कर दे रहा हूं। तो अगर इस वेक्टर को मैं इसी के पैरेलल शिफ्ट करता हूं तो तुम क्या कहते हो, वेक्टर वही रहेगा बदल जाएगा? जल्दी बोलो। अगर मैं इसी के पैरेलल शिफ्ट करता हूं तो वेक्टर वही रहेगा बदल जाएगा? मेरी तरफ देखो, इस पेन को शिफ्ट करने से क्या पेन की लंबाई बदली? नहीं, और लंबाई नहीं बदली मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बदला। और पैरेलल शिफ्ट किया है, देखो जरा, पैरेलल शिफ्ट किया है तो डायरेक्शन भी नहीं बदला, तो मैग्नीट्यूड नहीं बदला, डायरेक्शन नहीं बदला, तो ऑब्वियसली वेक्टर में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, ना मैग्नीट्यूड बदला ना डायरेक्शन बदला। तो अगर ये वेक्टर ए था, इसको भी हम लोग क्या नाम देंगे, वेक्टर ए। पिछली बार में अगर ये वेक्टर ए था तो इसको वेक्टर ए नहीं, पिछले क्वेश्चन में अगर ये वेक्टर ए था तो इसको वेक्टर ए हम लोग नहीं कह सकते थे, लेकिन अगर पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो अगर ये वेक्टर ए था तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। मतलब हमने क्या सीखा, ये नोट आपको उतारना है, वीडियो को रोक के आप उतार लेंगे। क्या लिखा है इस नोट में, इफ अ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, देखो क्या लिखा है, इफ अ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ देन द वेक्टर डज नॉट चेंज। अगर किसी वेक्टर को उसी के पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए तो उस वेक्टर में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका यूज बार बार होगा, कई बार होगा। अगर किसी वेक्टर को उसी के पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए तो उस वेक्टर में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, ठीक, चलो हो गया, लिख लेना इसको। एक नई बात करते हैं, ये रहा वेक्टर ए। अगर इस वेक्टर को मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स रोटेट किया, लेकिन रोटेट इस तरह से किया कि डायरेक्शन एकदम पूरा क्या हो गया, रिवर्स। अब तुम बताओ, अगर डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो वेक्टर वही आगे बदल गया? बिल्कुल सही, बदल गया। डायरेक्शन रिवर्स हो गया, डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर बदल गया। डायरेक्शन सामने देखो, डायरेक्शन रिवर्स करने से लंबाई नहीं बदली तो मैग्नीट्यूड नहीं बदला, लेकिन डायरेक्शन बदल गया तो ऑब्वियसली वेक्टर बदल गया। अगर वेक्टर बदल गया तो अगर ये वेक्टर ए था तो अब हम लोग इसको वेक्टर ए नहीं कह सकते। अरे वेक्टर बदल गया, वो वेक्टर ए था तो इसको वेक्टर ए नहीं कह सकते, तो क्या कहें, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनस ऑफ वेक्टर ए। याद रखना, अगर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। अगर वो वेक्टर ए था तो क्या बन जाएगा, माइनस ए। वेक्टर में माइनस का रोल होता है डायरेक्शन को रिवर्स करना। वेक्टर में माइनस के आने से डायरेक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स। मतलब अगर वेक्टर बी नीचे है तो माइनस वेक्टर बी किधर होगा, ऊपर। सॉरी, फिर से सुनो, अगर वेक्टर बी नीचे है तो जो माइनस वेक्टर बी होगा वो किधर होगा, ऊपर। वेक्टर सी राइट है तो माइनस सी किधर होगा, लेफ्ट। या कोई वेक्टर लेफ्ट है तो उसका निगेटिव किधर होगा, राइट। बिल्कुल। तो बताओ तुम, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 हो, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 है तो क्या कहते हो कि माइनस ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जल्दी बताओ। अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 है तो माइनस ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? नहीं नहीं नहीं, -5 नहीं, -5 नहीं, क्या होगा, 5। क्यों होगा 5? क्योंकि अभी बताया कि माइनस के आने से मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता, सिर्फ क्या चेंज होता है, डायरेक्शन क्या होता है, रिवर्स। मैग्नीट्यूड तो भाई मैंने रिवर्स किया, रिवर्स करने से मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड 5 है तो माइनस ए का मैग्नीट्यूड -5 नहीं, वो क्या होगा, 5। इसको भी लिख लेंगे जरूर, ये पूरा उतारना है आपको। और ये जरूर लिखना कि अगर ए का मैग्नीट्यूड 5 है तो माइनस ए का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 5। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है मैं बहुत बेसिक से उठाता हूँ, मैं बहुत लो लेवल से उठा के बहुत हम लोग हाई लेवल पे जाएंगे। तुम्हारा
कॉन्सेप्ट बहुत प्रॉपरली क्लियर हुआ। अगर तुम सिंसियरली मेरी बात सुनते हो, क्लास अटेंड करते हो, एक भी क्लास मिस नहीं करते हो, प्रॉपरली तुम अगर अटेंड करो, सिंसियरली सुन रहे हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बस तुमको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो ये देखो, ये वेक्टर ए दिख रहा है, ये वेक्टर ए क्या है, 3i कैप। ये वेक्टर ए क्या है, 3i कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3। डायरेक्शन क्या है इसका, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3। यूनिट वेक्टर क्या है, i कैप। तो डायरेक्शन क्या है, x। चलो इस वेक्टर को मैं ग्राफ में दिखा दूं, दिखा दिया मैंने ग्राफ में। तो इस वेक्टर की जो लंबाई होगी, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, लंबाई, तो इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 3। इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, 3, और डायरेक्शन क्या होगा, x। चलो ये ड्रॉ कर दिया। वेक्टर a इक्वल टू 4j कैप, मुझे इसका ड्रॉ करना है। तो इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 4, और उसका डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, y। मैग्नीट्यूड 4 है, और मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, वेक्टर की लंबाई। अगर मैग्नीट्यूड 4 है तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 4, और डायरेक्शन क्या होगा, y। और 3i कैप का मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3, और डायरेक्शन क्या होगा, x। चलो इस वेक्टर का ग्राफ मैंने दिखा दिया, इस वेक्टर का ग्राफ मैंने दिखा दिया। अब मैं बात करूंगा इस वेक्टर का, किसका, 3i प्लस 4j। मुझे इस वेक्टर को दिखाना है, 3i प्लस 4j को मुझे ग्राफ में दिखाना है। ठीक है, जल्दी दिखाओ इसको, जल्दी दिखाओ, वीडियो को रोको, वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको दिखाओ, 3i प्लस 4j को दिखाओ। ठीक है, ठीक है, चलो अब मैं दिखाता हूं। ठीक, अगर अभी आपने नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके फिर इसको करेंगे, मैं करने जा रहा हूं। तो 3i प्लस 4j, चलो मैं इसको ग्राफ में दिखाता हूं। तुम देख सकते हो कि वेक्टर जो है x में कितना है, 3। ये वेक्टर x में भी है और y में भी है। x में कितना है, 3, और y में कितना है, 4। इस वेक्टर को हमें ग्राफ में दिखाना है। ये वेक्टर x में 3 है और y में कितना है, 4, ग्राफ में दिखाना है। तो x में मैंने लिया जिसकी लेंथ मैंने निकाली 3, y मैंने लिया जिसकी लेंथ मैंने निकाली 4। x में 3 और जो y में है वो कितना है, 4। ठीक, आप लोगों ने सिर्फ इतना ड्रॉ किया, बहुत लोगों ने, कुछ लोगों ने इतना ड्रॉ किया है, जबकि ये पूरा कंप्लीट नहीं है। गलत नहीं है लेकिन कंप्लीट नहीं है, अभी पिक्चर बाकी है। हाँ हाँ दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। वेक्टर a इक्वल टू 3i प्लस 4j, अगर आपने सिर्फ इतना ड्रॉ किया है तो अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें और भी कुछ करना बाकी है। इनफैक्ट अभी आपने ये वेक्टर दिखाया ही नहीं है, अभी आपने वेक्टर नहीं दिखाया। चलो मैं दिखाता हूँ। तो आपने x में 3 दिखाया, y में 4 दिखाया। अब क्या करना होगा, 4 के हेड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो 3 के क्या होगी, पैरेलल, और 3 के हेड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 4 की क्या होगी, पैरेलल। 4 के हेड से 3 के पैरेलल, 3 के हेड से 4 के पैरेलल। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे वेक्टर, तो वेक्टर यहां से यहां तक जाएगा। ये वेक्टर है, ये वेक्टर जो दिख रहा है ये वाला, ये कहलाएगा 3i प्लस 4j। समझ गए, ये जो आपको दिख रहा है ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर कहलाएगा 3i प्लस 4j। समझ गए, ये अब जाके कंप्लीट हुआ। ठीक, तो अब तुम बताओ जल्दी से, इस वेक्टर का x में मैग्नीट्यूड कितना है, जल्दी बोलो। इस वेक्टर का x में मैग्नीट्यूड कितना है, 3। इस वेक्टर का y मैग्नीट्यूड कितना है, 4। बिल्कुल सही, x में 3 है, y में 4 है। इस वेक्टर का टोटल मैग्नीट्यूड कितना हुआ, टोटल मैग्नीट्यूड, अरे x में 3 है, y में 4, इसका टोटल मैग्नीट्यूड कितना हुआ, नहीं नहीं नहीं, इसका मैग्नीट्यूड 7 नहीं, इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, जल्दी सोचो जल्दी सोचो, इसका मैग्नीट्यूड, x में 3 है, y में 4 है, इसका टोटल मैग्नीट्यूड 3 प्लस 4 7 नहीं होगा, जल्दी सोचो। चलो हिंट देता हूं, इस फिगर को देखो, फिगर को देखो तुम, और किसी वेक्टर की लंबाई क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर ए की लंबाई क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड, जल्दी बताओ। चलो ठीक है, मेरी चांस, मैं करता हूं। अब देखो, तुम देख सकते हो कि ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, और ये लंबाई क्या है, 4। तो ये लंबाई भी तो कितनी होगी, 4, आमने सामने। अगर ये 4 तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, 4। हाँ, तो ये राइट, ये 4 हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें इसकी लंबाई चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम, ये लंबाई कितनी, 3, ये लंबाई कितनी, 4। तो ये लंबाई क्या होगी, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना, 16, 16 प्लस 9 25 का रूट कितना हो गया, 5। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 7 नहीं,
वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया 5। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया 5 आया, 7 नहीं आया। कैसे? इस वेक्टर की लंबाई निकाली और किसी वेक्टर की लंबाई क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, तो पाइथागोरस थ्योरम से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 नहीं कितना आया 5। समझ गए? ठीक है, लिख लेंगे इसको भी आप लोग अपना वीडियो को रोक के। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और सुनो, अगर वेक्टर मान लो x में है और y में है तो ऐसा वेक्टर कहलाता है टू डायमेंशनल वेक्टर। टू डायमेंशनल वेक्टर x में है y में है, x में और y में हो टू डायमेंशनल, y में हो z में हो तो भी क्या होगा टू डायमेंशनल, z में हो x में हो तो भी क्या होगा टू डायमेंशनल। लेकिन x में भी हो y में भी हो z में भी हो तो क्या होगा थ्री डायमेंशनल वेक्टर। थ्री डायमेंशनल वेक्टर जैसे कि सामने ये रहा आपके सामने एग्जांपल, तुम ये देख सकते हो कि ये वेक्टर क्या है 3i + 5j + 2k। ये वेक्टर x में भी है y में भी है और z में भी है। x में कितना है 3, y में कितना है 5 और z में कितना है 2। ऐसा वेक्टर कहलाएगा थ्री डायमेंशनल वेक्टर। तो थ्री डायमेंशनल वेक्टर की बात हम लोग बाद में करेंगे, आगे कभी करेंगे थ्री डायमेंशनल वेक्टर की बात। ठीक है, हाँ तो अभी हमने ये देखा, तो इस तरह से वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे आंसर कितना आया 5। ठीक है, ये जो 3 है 3 x में कितना है 3 और y में कितना है 4, जो 3 है वो कहलाएगा इस वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट। क्या कहा मैंने? हाँ कंपोनेंट। जो 3 है वो कहलाएगा x डायरेक्शन में कंपोनेंट। जो 4 है वो कहलाएगा इस वेक्टर का y डायरेक्शन में कंपोनेंट। 3 भी कंपोनेंट है 4 भी कंपोनेंट है। 3 कहलाएगा इस वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट और 4 कहलाएगा इस वेक्टर का y डायरेक्शन में कंपोनेंट। मान लो ये वेक्टर, मान लो ऐसे में बोलूं कि वेक्टर ax i कैप होता, चलो यहां पे लिखा हुआ है, मान लो वेक्टर क्या है ax i कैप + ay j कैप। इस वेक्टर को हमें ग्राफ में दिखाना है, जल्दी मैं दिखा देता हूं। ये वेक्टर x में कितना है ax और y में कितना है ay। x में ax y में ay, ax x कंपोनेंट ay y कंपोनेंट। जैसे पिछले एग्जांपल में 3 था वैसे यहाँ पे कौन है ax, जैसे पिछले एग्जांपल में 4 था वैसे यहाँ पे कौन है ay। x में कितना है ax, y में कितना ay, तो ये जो है ये कहलाएगा वेक्टर a। ये हमारा वेक्टर a कहलाएगा ax i + ay j। और इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड अभी बात हुई, जैसे पिछली बार √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर था वैसे यहाँ पे √x वाले का स्क्वायर + y वाले का स्क्वायर होगा। अगर हम चाहेंगे एंगल निकालना अल्फा तो tan अल्फा भी निकल जाएगा। tan अल्फा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना ay और बेस कितना ax, तो tan अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी ay/ax। तो यहाँ पे tan अल्फा जो होगा वो परपेंडिकुलर, हाँ अरे ये ay है तो ये लंबाई भी तो कितनी होगी ay, तो tan अल्फा होगा वो कितना होगा ay/ax। और तुम देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा √ax² + ay²। ऐसे ही मान लो कि ये वेक्टर, मान लो कि ये थ्री डायमेंशनल वेक्टर है ax i कैप ay j कैप az k कैप। तुम देखो ये जो ax है वो क्या कहलाएगा कंपोनेंट, पढ़ो उसको, पढ़ो क्या लिखा है ax क्या कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन x डायरेक्शन। ay क्या कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन y डायरेक्शन। az कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन z डायरेक्शन। ये सब के सब कंपोनेंट कहलाते हैं। और अगर मैं पूछूं इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो जिस तरह से पिछले वाले का मैग्नीट्यूड क्या था √x वाले का स्क्वायर + y वाले का स्क्वायर, वैसे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो, सही सोच रहे हो। √x वाले का स्क्वायर + y वाले का स्क्वायर + z वाले का स्क्वायर। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा √x वाले का स्क्वायर + y वाले का स्क्वायर + z वाले का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तुम कहोगे ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड आखिर कैसे आया, कैसे आया? अभी अभी हमने देखा था, अभी हमने टू डायमेंशनल वेक्टर देखा था, अभी इसको प्रूफ किया था ना। अरे अभी इसको हमने प्रूफ किया कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आया ax i + ay j √ax² + ay²। वैसे ही जब हम लोग थ्री डायमेंशनल वेक्टर पढ़ेंगे, तुम इसको देखो, जब हम लोग थ्री डायमेंशनल वेक्टर पढ़ेंगे तब तुमको क्लियर हो जाएगा कि अगर वेक्टर, आगे क्लियर होगा कि अगर वेक्टर x में भी है y में भी है z में भी है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा √x वाले का स्क्वायर + y वाले का स्क्वायर + z वाले का स्क्वायर। समझ गए? बिल्कुल, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन करते हैं। ये वेक्टर है 2i + 3j + 6k, पूछा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। जल्दी निकालो, जल्दी से तुम कॉपी पे निकालो। ठीक है, तुम निकालो वीडियो को पॉज करके।
चलो अब मैं निकालता हूं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, अंडर रूट सिंपल सा x वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर प्लस z वाले का स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 36 और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 49 और रूट 49 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। तो इस तरह से वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7। 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 कितना आ गया, 7। क्लियर हो गया। तो इस तरह से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 7। जल्दी से इस क्वेश्चन करो, वीडियो को रोक के जल्दी से इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, चलो मैं करता हूं। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले का स्क्वायर प्लस जेड वाले का स्क्वायर, और यहाँ पे वाई कितना है, -3, और -3 का स्क्वायर भी क्या होगा, +9। 3 का स्क्वायर भी क्या होगा, +9, और -3 का स्क्वायर भी क्या होगा, +9। मतलब इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेम। पिछला क्वेश्चन क्या था, 2i + 3j + 6k, और नया क्वेश्चन क्या है, 2i - 3j + 6k। तो -3 का स्क्वायर भी क्या होगा, +9। तो फाइनली इसका भी आंसर कितना हो गया, 7। बिल्कुल सही सोचा आपने। इसका मतलब ये अलग वेक्टर है -3j, लेकिन इसका भी -3 का स्क्वायर +9 भी होगा। इस कारण से इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 7। ठीक है, चलो जल्दी से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। वीडियो को रोको, जल्दी से इसका मैग्नीट्यूड निकालो। बिल्कुल सही। हाँ, तो क्या निकाला आपने, नहीं, इसका 7/3 नहीं होगा। बहुत लोगों ने, कुछ लोगों ने यहाँ पे 7/3 निकाला है। नहीं 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 नहीं, 7/3 नहीं। हाँ, सही सोचा आपने, 7/3 नहीं, 7/9। कैसे, मेरी बात सुनना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया कैसे निकालना, ये 9 किसके लिए है, ये 9 किसके लिए है, x के लिए है कि y के लिए है कि z के लिए है। बिल्कुल सही, ये 9 तीनों के लिए है। 9 तीनों के लिए कॉमन है, x के लिए भी है, y के लिए भी है, z के लिए भी है। तो जो तीनों के लिए कॉमन हो उसको एज इट इज वैसे का वैसा ही उतार दो। जो तीनों के लिए कॉमन हो उसको एज इट इज ऐसे का ऐसे ही उतार दो। अब क्या बच गया, 2i + 3j + 6k, और तुम्हें पता है कि 2i + 3j + 6k का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा, 7। 2i + 3j + 6k का मैग्नीट्यूड ऊपर निकाल चुके, कितना होगा, 7। तो आंसर कितना होगा, 7/9। सिंपल, बहुत सिंपल, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तुम कहोगे अच्छे प्रॉपरली करके दिखाओ, तो तुम देख लो प्रॉपरली, एकदम प्रॉपरली देख लो। तुम कहोगे इसको प्रॉपरली करके दिखाया जाए, तो प्रॉपरली देख लो। यहाँ तुम देखो, 2i + 3j + 6k/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/9 i कैप, 3/9 j कैप और 6/9 k कैप। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। 9 तीनों के लिए कॉमन है। ठीक, अब यहाँ देखें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, पहले का x वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर प्लस z वाले का स्क्वायर। तुम देख सकते हो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड x वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर प्लस z वाले का स्क्वायर। तो नीचे देखो, तुम नीचे क्या आएगा, 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर। तो इससे 9 स्क्वायर कॉमन आएगा, और ऊपर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। और नीचे क्या है, 9 नहीं, नीचे क्या है, 9 स्क्वायर, और 9 स्क्वायर का रूट कितना होगा, 9। तो आगे सामने आंसर कितना हो गया, 7/9। 7/9। ठीक है। अच्छा, कोई भी वीडियो में अगर आपको कोई मेरी बात नहीं समझ में आई, आपको दोबारा है देखना है, तो वीडियो को ऑब्वियसली तुम करोगे ही, वीडियो को रिवर्स करके बैक करके आप उसको मेरी बात दोबारा सुन सकते हो आप। ठीक है, 7/9। लेकिन आपको इतने लंबे तरीके से नहीं करना, इतने लंबे तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना। कैसे करना है, जैसे मैंने ऊपर बताया था, क्या कि जो 9 है वो तीनों के लिए कॉमन है, तो 9 को एज इट इज ऐसे का ऐसा ही उतार दो, 9 को ऐसे का उतार दो, और जो बच गया उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 7। आंसर कितना होगा, 7/9। जैसे कि फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जल्दी बोलो। 11 तीनों के लिए कॉमन, क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही, 7/11। इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सही, 7/8। इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सही, 7/13। 7/13 बिल्कुल सही, निकल जाएगा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बिल्कुल ये 5 तीनों के लिए कॉमन है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो 5 हो गया। और ब्रैकेट वाले का मैग्नीट्यूड हमें पता है कि जो ब्रैकेट के अंदर उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 7। तो आंसर कितना होगा, 35। बिल्कुल हो जाएगा इसमें से। ठीक है, जैसे कि चलो एक और क्वेश्चन, मान लो
3i प्लस 4j अपॉन 16 क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड? 3i प्लस 4j अपॉन 16 क्या होगा? 16 दोनों के लिए कॉमन है और 3i 16 दोनों के लिए कॉमन हो गया, बचा कौन? 3i प्लस 4j, और 3i प्लस 4j का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5, तो आंसर कितना होगा? 5 अपॉन 16। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्या लिखा है? एक वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 6k, पूछा है इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। अरे मैंने मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, सेम क्वेश्चन का मैं मैग्नीट्यूड ऊपर पूछ चुका हूं। सेम क्वेश्चन का इसका मैग्नीट्यूड मैं पहले पूछ चुका हूं, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं। मैग्नीट्यूड कितना है? 7। मैंने मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, मैंने क्या पूछा है? यूनिट वेक्टर। ध्यान सुनते ही नहीं हो मेरी बात, ध्यान से सुनो तो कि मैंने पूछा क्या है। क्या पूछा है? फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा ये निकालना है। वीडियो को रोको और जल्दी से निकालो क्या होगा इसका यूनिट वेक्टर। वीडियो रोको, ट्राई करो। ठीक है, चलो यहां देखो, मैं करता हूं इसको। तो ये वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 6k। तुम्हें पता है, तुम्हें तो पता ही मैथमेटिक्स में अगर a इक्वल टू बी इंटू सी है तो c इक्वल टू कितना होगा? a बाई बी। अगर a इक्वल टू बी इंटू सी है तो c इक्वल टू कितना होगा? a बाई बी। यहां देखो, किसी वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन कहो या यूनिट वेक्टर कहो, बात एक ही है। हमें पता है कि मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है? वेक्टर। मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है? वेक्टर। तो यहां पर देखो, ये कौन है? मैग्नीट्यूड, और ये कौन है? यूनिट वेक्टर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया? वेक्टर। और हमें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो सिंपल, वेक्टर को डिवाइड कर दो इसका मैग्नीट्यूड से तो क्या निकल जाएगा? यूनिट वेक्टर। अरे तुमको ये निकालना है तो तुम इसको नीचे ले आओ। तो ए कैप इक्वल टू, जैसे यहां यूज किया था वैसे यहां पे ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। काम हो गया। ए कैप क्या होगा? ए कैप वेक्टर, वेक्टर क्या है? 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये वेक्टर है, अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 7। तो इस तरह से इस वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। कितना आया? 2i प्लस 3j प्लस 6k अपॉन 7। हाँ हाँ, यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है, यही कहलाएगा इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। यही कहलाएगा इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 6k अपॉन 7। समझ गए? जल्दी से इस क्वेश्चन करो। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। वीडियो को रोक के जल्दी इसको करो। वेक्टर कौन सा है? 3i प्लस 4j। जल्दी से इसका यूनिट वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो। वीडियो रोको। ठीक है, चलो मैं करता हूं वही बात। अगर वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसी के मैग्नीट्यूड से तो क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर क्या है? यहां पर जो वेक्टर है वो क्या है? 3i प्लस 4j, और डिवाइड कर दे उसके मैग्नीट्यूड से तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5। 3i प्लस 4j का मैग्नीट्यूड 5, डिवाइड कर दे, बस आ गया आंसर। यही कहलाएगा इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो ये भी आ गया, पिछले क्वेश्चन का ये था यूनिट वेक्टर, इसका ये यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, चलो अब एक चीज फिर से बताओ, एक बार तुम फिर से बताओ मेरी बात, बताओ फटाफट। अभी हमने निकाला था, बताओ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड? बिल्कुल सही, 7/11। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? बिल्कुल सही, 7/8। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? बिल्कुल सही, 7/13। बताओ इस नए क्वेश्चन का इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये क्वेश्चन क्या है? वेक्टर a इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 6k अपॉन 7 लिखा है। जल्दी बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? सही है, 7/7। और 7/7 इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। इसका मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, चलो यहां देखो, ये है वेक्टर और इस वेक्टर का ये है यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर का ये क्या है? यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड क्या आया था? 5।
सॉरी 7, इस वाले का तो 7 आया था, लेकिन इस, जल्दी बताओ इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जल्दी बताओ इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सही सोचे, 7/7 कितना? 1। बिल्कुल, इस यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 7/7 कितना होगा? 1। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 1। चलिए देखो, ये भी तो क्या है, एक यूनिट वेक्टर 3i + 4j/5, ये भी यूनिट वेक्टर है। जल्दी बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका यूनिट वेक्टर कितना, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 3i + 4j/5। बिल्कुल सही, इसका मैग्नीट्यूड होगा 5/5, और 5/5 कितना होगा? 1। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? 1। फिर से सुनो एक बार, ये क्या है? यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? 1। ये भी क्या है? यूनिट वेक्टर, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आया? 1। इसका मतलब बस मैं कहना ये चाहता हूं कि किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना आएगा? 1। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड याद रखना हमेशा कितना आएगा? 1। देखो नाम क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। नाम से क्लियर, यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। तो इसको भी आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा हमेशा कितना होता है? 1। इनफैक्ट बोलते ही हैं एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो कहलाता है यूनिट वेक्टर। समझ गए? अगर तुम लोगों को यूनिट वेक्टर वाली बात थोड़ी अगर कम समझ में आई हो तो वीडियो को रिवर्स करके ये मेरी बात दोबारा सुन लेना, पक्का समझ में आएगा, एकदम क्लियर समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, तो ये था आज का फर्स्ट लेक्चर। ये लेक्चर 1 आज का कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके आगे लेक्चर 2 पे हम लोग आएंगे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इक्वल वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं। इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है।